गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ अमन जैन है। ये सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हम लोगों ने साथ में अपनी स्कूलिंग की है। और 2025 में आई थिंक सीए का एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ है, कंप्लीट जो हुए हैं। इसका सकते हैं नवंबर 2024 वाला अटेम्प्ट। 2024 में सीए की उपाधि मिली है। और अब ये बिग फोर कंपनी है, आप लोगों ने सुना होगा, कंसल्टिंग फर्म है ईवाई। जैसे पीडब्ल्यूसी है, ईवाई, ये तो ईवाई में अभी भाई काम कर रहे हैं एज अ सीए। तो इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे आज। तो अमन जैन, पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा आपसे कि कैसी चल रही है लाइफ सीए बनने के बाद, और स्टूडेंट लाइफ से अब सीए हो गए हो तो लाइफ में क्या मेजर बिग डिफरेंसेस आए हैं? तो अभी तो बहुत अच्छी चल रही है लाइफ। जो जो सोचा था कि सीए बनने के बाद मिलेगा वो सब धीरे धीरे मिल रहा है। हम्म। जो सपने सीए बनने से पहले देखे थे वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, एक हम्म। एक करके। तो स्टूडेंट लाइफ में बस सोचते थे सीए ऐसे होते होंगे ऐसे होते होंगे, अब बन के एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही प्राउड लगता है। हाँ। तो जैसे यार ये आई थिंक 16 18 कितने एग्जाम होते हैं इसमें सीए में? इसमें एग्जाम्स के नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें 3 लेवल्स होते हैं। अच्छा। एक हो गया अपना सीए फाउंडेशन, हम्म। जो कि हम 12th के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं देने के लिए। ओके। फिर उसको क्लियर करने के बाद हम देते हैं सीए इंटरमीडिएट, हम्म। जिसमें हमारे 2 ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है। तो उन दोनों एक एक ग्रुप में वहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहते हैं। हम्म। तो ऐसे करके वो हम सीए इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं। हम्म। उसके बाद हमारा एक फेज आता है आर्टिकलशिप का, अच्छा। जो कि मैंडेटरी है, मतलब जिसमें हमें अंडर एक सीए के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना होता है ऑफ द वर्क। तो वो 2 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है। हम्म। फिर उसके बाद हम लोग एलिजिबल होते हैं फॉर द फाइनल एग्जाम्स, जिसको जिसमें भी 2 ग्रुप्स होते हैं, बोथ फॉर 3 3 एग्जाम्स। एंड ओके। जिसको क्लियर करने के बाद फिर हम लोग फाइनली सीए बनते हैं। तो दीज आर 12 एग्जाम्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल एंड जो बिगिनर 12 के बाद एलिजिबल हो जाते हैं उसमें कितने एग्जाम्स होते हैं? उसमें 4 एग्जाम्स होते हैं। चार। तो 12 और 4 16 एग्जाम्स टोटल, इन टोटल आपको तो एक ही एग्जाम क्वालिफाई करना है भाई, 16 एग्जाम क्वालिफाई करके बैठा है। तो जो इंटरमीडिएट और फाइनल जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद अपियर हो सकते हो हम्म। आप, या बिफोर, मतलब अ, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन? तो ग्रेजुएशन में भी ये रहता है, आप तो रेगुलर कॉलेज से अगर कर रहे हो हम्म। तो आप इंटरमीडिएट कर सकते हो, आप अपियर कर सकते हो फॉर द एग्जाम। लेकिन आप रेगुलर कॉलेज के साथ आर्टिकलशिप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप रेगुलरी हाँ। आर्टिकलशिप एंड कॉलेज को जगल नहीं कर सकते हो साथ में। अच्छा, तो मतलब उसकी वजह से। एंड हम्म। जी, और अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट नहीं फाउंडेशन के रूट से जाना चाहते हो, तो पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर सीधा आप सीए इंटरमीडिएट भी दे सकते हो, जिसमें फिर आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा बैक टू द लाइफ चलते हैं। जब आपने सोचा सीए बनने का, तो कब, क्लास 9th 8th, कब डिसाइड किया, या फिर बचपन से ही था सीए ही बनना है, या फिर किस तरीके से मतलब डिसाइड हुआ, 11th में हुआ या फिर कब हुआ? 8th तक तो लाइफ अच्छी चल रही थी। ठीक है। 8th तक तो लाइफ में ऐसा कुछ प्रेशर था नहीं। हाँ। फिर 9th आते आते सोचना पड़ा कि अब 9th है तो 11th में जाके कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। हम्म। फिर 9th भी चली गई थी। हम्म। फिर 10th आते आते डिसाइड करा कि साइंस तो नहीं करनी है, अच्छा। करनी तो कॉमर्स ही है। ठीक है। तो फिर कॉमर्स में एक सीए ही कोर्स है जिसका बहुत एक क्रेज था उस टाइम। हम्म। और जब पढ़ा इसके बारे में तो अच्छा लगा कि हाँ, एक वैल्यू है इसकी, एक हम्म। सिग्नेचर की वैल्यू इतनी हो सकती है। तो फिर तब डिसाइड किया कि अभी सीए करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सो अच्छा। 10th में ये डिसाइड कर लिया था कि सीए ही करना है। एज आई रिमेम्बर साइंस भी तुम्हारी ठीक ही थी, तो फिर साइंस से ऐसा मनमुटाव क्यों हुआ? साइंस अच्छी थी पर अच्छी नहीं लगती थी बस ज्यादा। अच्छा। इंटरेस्ट जागा कि इंटरेस्ट लूज हो गया 10th में, 10th के बाद? ठीक है। तो 11 12 आपने किया, उसके बाद कॉमर्स से। अच्छा, जो बच्चे बीबीए वगैरह करते हैं बिजनेस से, वो भी सीए कर सकते हैं आगे जाके? हाँ,
मतलब एक, ग्रेजुएशन होना चाहिए उसके लिए तो बस। ग्रेजुएशन कॉमर्स में ही होना चाहिए ना? साइंस में साइंस ग्रेजुएट नहीं कर सकते ना? साइंस ग्रेजुएट वाले पार्ट पे आई एम नॉट श्योर, अच्छा। बट कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए वो कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साइंस ग्रेजुएट वाले भी कर सकते हैं, बट आई हाँ। एम जस्ट नॉट श्योर कि उन्हें फाउंडेशन देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। ओके। एंड दो, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, एक सीएस भी होता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है? और वो कौन, मतलब उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है आगे के लिए? सो चार एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो बेसिकली तीन ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो सिमिलर टाइप पे चलते हैं, जैसे कि अपना सीए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, फिर अपना सीएस जो कि कंपनी सेक्रेटरी है, देन एक अपना आता है सीएमए, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके। तो तीनों का रोल्स एक कंपनी में डिफरेंट रहता है। हाँ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेनली काम होता है कि अगर इफ वी आर इन अ कंपनी, तो हमें कंपनी के अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, हम्म। उनका बेसिकली अकाउंटिंग पार्ट हमें देखना रहता है। ओके। अब एक्सेप्ट यहाँ पर अगर कंपनी सेक्रेटरी है, तो उनका मेनली जो पार्ट है वो है कंप्लायंस पार्ट, कि कंपनी जितने भी लॉज हैं उनसे कंप्लाई कर रही है, कंपनी कोई भी लॉ को ब्रीच नहीं कर रही है। हम्म। तो ये सब चीजें एक कंपनी सेक्रेटरी का मेजर रोल होता है। और फिर अपना आता है सीएमए, तो सीएमए इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो एक कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसकी कॉस्टिंग का जो पूरा एक मैनेजमेंट है, वो बेसिकली रोल होता है एक सीएमए का। ठीक है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है तीनों के बीच जो कॉन्सेप्चुलाइज्ड है। ओके। और जैसे आपने मतलब इसके लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी वगैरह किसी की हेल्प ली थी, या फिर खुद से ही प्रिपेयर किया था? नहीं, मैंने तीनों ही लेवल्स पे कोचिंग करी है। ठीक है। तीनों ही लेवल पे फाउंडेशन के लिए मैंने दिल्ली की कोचिंग थी, हम्म। आईआरएस। हम्म। अभी नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू जेके शाह क्लासेस, तो उसके थ्रू किया था। ठीक देन है। फॉर इंटरमीडिएट मैंने वो भी जेके शाह क्लासेस से ही किया था, हम्म। और फाइनल भी मैंने जेके शाह क्लासेस से ही किया है। अच्छा। तो जैसे कि जो एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए, इसके बाद आपका जो एक इंस्टीट्यूशन होता है ना, आईसीएआई, हम्म, तो यहाँ पे मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है किस तरीके से? जैसे हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस तरीके से, कितने मंथ का कुछ प्रोविजन होता है, क्या होता है, कैसे बताओ, एक बार समझाओ हम लोगों को। नहीं नहीं, इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल कॉलेज, इट्स जस्ट अ इंस्टीट्यूट। मतलब एक ऐसी संस्था है जो आपके एग्जाम कराएगी, हम्म। आपको पढ़ने के लिए बुक्स देगी, हम्म। और आप जब क्लियर हो जाओगे तो आप उसके मेंबर बन जाओगे। ओके। दैट नाउ वी आर अ मेंबर ऑफ दैट, नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। हम्म। लाइक दैट एडवोकेट जो बार काउंसिल के मेंबर होते हैं। करेक्ट। तो ओके। हम ऐसा आईसीआई से कुछ नहीं पढ़ते हैं ना उसमें जाते हैं। वी हम्म। हैव सम ट्रेनिंग्स जो कि आईसीआई कराता है एट मल्टीपल लेवल्स, हम्म। टू ग्रूम द स्टूडेंट्स फॉर बेटर, एक कॉर्पोरेट लाइफ में उन्हें कैसे ग्रूमिंग रखनी है, तो उसके लिए कराता है। बाकी एज सच हमें इंस्टीट्यूट में जाके कुछ नहीं पढ़ना रहता है। ओके। मतलब एग्जाम्स क्वालिफाई करके आप रजिस्ट्रेशन करा लो आईसीएआई से, और आप सीए की मतलब जो भी चीजें हैं वो आप रजिस्टर हो चुके हो वहाँ पे। यस, आपको एग्जाम देने से पहले वहाँ रजिस्टर कराना है। फिर ठीक हर है। एग्जाम से पहले आप रजिस्टर करोगे, आपके एग्जाम्स, वो एग्जाम कराती खुद है। मतलब हम्म। कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराती, आईसीआई और सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। सारा इवेल्युएशन सब आईसीआई के पार्ट पे ही रहता है। तो ये एग्जाम्स कहाँ, गवर्नमेंट लेवल स्कूल्स में होते हैं, किस तरीके से, कहाँ पे सेंटर्स होते हैं इन एग्जाम्स के? इसके मल्टीपल जोन्स हैं। हाँ। जैसे कि अपना नॉर्थ जोन हो गया, तो हर जोन में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में इनके सेंटर्स रहते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट स्कूल्स इज नॉट कंपलसरी, जो भी उनको सेंटर अवेलेबल मिलता है वो वहाँ पे कराते हैं। और सारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, एमसीक्यूज नहीं है? नहीं, डिस्क्रिप्टिव का भी कुछ पार्ट रहता है, एमसीक्यूज का भी कुछ पार्ट रहता है कुछ ओके। एग्जाम्स में। कुछ सारे ही डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ओके। तो जैसे आपने ईवाई फिर कैसे ज्वाइन किया, खुद से अप्रोच किया ईवाई को, या फिर प्लेसमेंट ऑफर्स आने लगते हैं? एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, जैसा हर जॉब के लिए होता है, हम लोग ढूंढते हैं जॉब कि ये मन है, क्योंकि सीए करने के बाद इट इज नॉट लाइक कि आप किसी एक फील्ड में जा सकते हो। हम्म। सीए के सिर्फ एक काम नहीं है, आपके पास मल्टीपल काम है। आप इनकम टैक्स भी देख सकते हो, आप जीएसटी भी देख सकते हो, आप अकाउंट्स भी देख सकते हो, आप ऑडिट भी कर सकते हो,
आप जैसे कि मल्टीपल ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी देख सकते हो। सो अब किसका किसमें इंटरेस्ट है तो वो फिर उस प्रकार से अपने लिए जॉब ढूंढता है। अच्छा। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप जैसे कि दिल्ली से करी थी, तो मेरा ऑडिट में उसमें ज़्यादा मेरा एक्सपोजर था, तो मैंने ऑडिट को चुना। सो ऑडिट में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन ईवाई पुणे, सो आई जस्ट ग्रैब्ड इट। अच्छा, तो फिर अभी वहां पे क्या एक्सपीरियंस है, मतलब किस तरीके से वर्क वर्क कल्चर, बिल्कुल कॉर्पोरेट, या फिर मतलब कैसे कंसल्टिंग फर्म्स काम करती हैं? आपका क्या काम है उस कंपनी में अभी? सो बेसिकली ईवाई में ये हमारा अश्योरेंस पार्ट है। हम्म। तो वी आर नॉट इनटू कंसल्टिंग। अश्योरेंस में वी हैव टू डू द कंपनीज ऑडिट इन ऑफ देयर फाइनेंशियल्स। हम्म। तो हम कंपनी के फाइनेंशियल्स का ऑडिट करके उनको एक रिपोर्ट देते हैं दैट उनके फाइनेंशियल्स एकदम ठीक हैं। हम्म। उन्होंने जो भी उनकी बैलेंस शीट दिखा रही है, जो भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, वो ठीक है। अच्छा। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो लोग कॉर्पोरेट ज्वाइन नहीं करते वो अपना ऑफिस वगैरह भी खोलते हैं, तो वो किस तरीके हाँ। से सारे काम करते हैं ये सारे, या फिर वो भी एक किसी डोमेन में ही होते हैं? एक जब हम ऑफिस खोलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सारे ही काम कर सकते हैं। एक ऑफ अब सीए के ऑफिस में वो जीएसटी का भी काम कर रहा है, वो हम्म। आपका इनकम टैक्स फाइल भी कर देगा, आपके इनकम टैक्स के केसेस भी हैंडल कर लेगा, हम्म। ऑडिट भी कर लेगा कंपनीज का। तो वो सब कर सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे एक ही चीज करनी है। अच्छा। और देखा गया है कि कुछ एक एडवोकेट्स भी ये सारे काम करते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या हो जाता है सीए और एडवोकेट में? अब एक पावर है सीए के पास कि बैलेंस शीट सिर्फ वही ऑथराइज कर सकता है। तो अच्छा। एक लॉयर अगर एक बैलेंस शीट पे साइन कर देगा, इट इज नॉट ऑथराइज्ड। ओके। जब तक सीए एक बैलेंस शीट पे साइन नहीं करेगा, इट इज नॉट ऑथराइज्ड। देयर आर हम्म। मेनी लॉयर्स जो कि जीएसटी का काम देखते हैं, आईटीआर भी भर देते हैं, और इनकम टैक्स के केसेस भी, क्योंकि एक लेवल के बाद सीए कांट रिप्रेजेंट यू इन इनकम टैक्स ऑफिस। तो जब भी जुडिशरी के कोर्ट सामने केसेस, को। वो कोर्ट, हाँ। यस, तो वहां पे आपको लॉयर ही चाहिए। हम्म। ओके। तो दीज आर द बेसिक मेन डिफरेंस बिटवीन लॉयर्स एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब जितनी अच्छी अकाउंट्स की नॉलेज है एक सीए को होगी, हो नहीं, इतना नहीं हो सकता कि एक लॉयर को हो। उनको लॉ की अच्छी नॉलेज होगी, ये फैक्ट है, बट अकाउंट्स की उतनी नॉलेज किसी किसी को नहीं होती। हम्म। अब जैसे कि आपने इतना लंबा एक पीरियड एग्जाम्स का दिया है, तो 16 एग्जाम्स, तो परसिवरेंस, पेशेंस, इसके लिए किस तरीके से मोटिवेट किया अपने आप को, जो अगर आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ मोटिवेशन ले पाए, तो मतलब अपने आप को मैनेज कैसे करना है इतने लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स में, क्योंकि ये कोई रेस थोड़ी है, मैराथन है, ये कोई लंबा चलने वाला एग्जाम है, तो आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, रह सकते हैं खुद अपने आप तो ये जो भी आपने बात बोली ना कि मैराथन है, दैट इज करेक्ट एक्चुअली। यहाँ पे आपको बहुत तेज नहीं भागना है। आप अगर महीने में 10 घंटे 10 दिन पढ़ लोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। को? आपको भले ही 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन महीने में रोज पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी। इट इज दैट टाइप ऑफ एग्जाम। कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्लानिंग, ये हम्म। सब बहुत जरूरी होता है एट ऑल द लेवल्स। हम्म। कभी कभी मन करता है कि नहीं अब नहीं हो रहा, बट आपको उस टाइम ही अपने आप को बस थोड़ा सा मैनेज करना है। बाकी इट्स नॉट दैट टफ एंड इट्स नॉट दैट इजी। हम्म। बाकी सभी एग्जाम्स की तरह यहाँ पे कंपटीशन भी है, और बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। कभी कभी कि आप कहते हो कि ये क्या, एक चीज पढ़ता हूँ दूसरी चीज भूल जाता हूँ। तो तो ऐसा भी बहुत बार होता है, लेकिन पढ़ते रहना है बस। लगेगा ना। तो जैसे कि बस। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी भी कंडक्ट कराती है एग्जाम्स, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एक पोस्ट होते हैं, जैसे 900 पोस्ट हो गई, 700 हो गई, 600 हो गई, तो इसमें एक साल में इतने ही सीए बनेंगे, ऐसा कुछ प्री डिसाइडेड होता है, या फिर जो भी क्वालिफाई कर लेगा एग्जाम्स वो सीए हो जाएगा? कुछ लिमिटेड सीट्स होती है हर साल? नहीं, सीए में ऐसा कुछ सीट्स का नहीं है, क्योंकि सीए को ऐसा कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं है या स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है जिनके लिए वैकेंसीज निकल रही। हम्म। 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 तो सीए इज बेसिकली आप क्वालिफाई हो गए, आपने एग्जाम दिया, आपने क्वालिफाई करा, तो यहाँ पे कोई कट ऑफ सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिंपल मार्किंग सिस्टम है।
कि हम्म। आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% चाहिए, हम्म। एंड एग्रीगेट जो आपका एवरी लेवल पे टोटल होगा वो 50% होना चाहिए। हम्म। तो जब आपका वो क्लियर हो गया तो फिर आप पास हो। वहां पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फिर हम कट ऑफ निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म। अब जैसे कुछ एक देखा गया है, जैसे मैंने, मेरे जानने वाले कुछ एक लोग हैं जिन्होंने पहले सी एग्जाम क्रैक किया, फिर वो इसी इंडस्ट्री में कोचिंग के उसमें आ गए फील्ड में, कि अब हम भी नए सीए जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको पढ़ाएंगे या फिर उनको टीच करेंगे। तो वो एक फील्ड कैसा हो जाता है उसमें, मतलब लोग जाना पसंद करते हैं या फिर किस तरीके की चीजें हैं वहाँ पे? अ, वो भी बहुत अच्छा स्कोप है आजकल। जैसे कि अब जो लोग पढ़ाना चाहते हैं, पहले कुछ ना कुछ कारणों से रुक जाते थे कि सिटी से मूव नहीं करना है, हमारी सिटी में उतने बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए सीए के। लेकिन जब हम्म। से कोविड के बाद से जितनी भी ये ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो अब मैं भले ही मैनपुरी में भी बैठा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली के बच्चे को भी पढ़ा सकता हूँ, मैं किसी साउथ के बच्चे को भी पढ़ा सकता हूँ, कोई बच्चा अगर दुबई में पढ़ना चाहता है तो मैं उसको भी टीचिंग कर सकता हूँ। सो आफ्टर दिस, कोचिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप बना है सीए लेवल पे भी। तो एक बहुत अच्छा स्कोप है। स्टूडेंट्स को भी मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, मल्टीपल एक नॉलेज बेस मिलता है। सो इट्स वेरी गुड आई थिंक। और जैसे कि पहले जैसे प्री कोविड जो हम माने जाते थे कि अगर आईआईटी करना है तो कोटा चले जाओ, यूपीएससी करना है दिल्ली चले जाओ, ऐसे सीए के लिए जो लक्ष्मी नगर वाला एरिया जो है दिल्ली का, उसको उसमें आप रहे हो, किस तरीके का वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है आपका? तो सुन के तो मैं भी गया था दिल्ली में लक्ष्मी नगर की सीए हब रहेगा एकदम। तो पहले से 1 साल अनुभव भी किया था कि हर जगह अगर बच्चा मिलता था तो सीए का ही होता था। हम्म। एक अलग ही फील आता था कि हर जगह मैं देख रहा हूँ सिर्फ सीए की कोचिंग्स हैं, हम्म। सीए के बच्चे आपस में मिल भी रहे हैं। तो आज इतना हो गया सिलेबस, आज उतना हो गया, साथ हम्म। में हैंगआउट्स भी कर रहे हैं, तो सीए वाले ही बच्चे हैं सब। हम्म। लेकिन आफ्टर कोविड एक चेंज आया है बहुत। अब नॉर्मली कम हो गए हैं उतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि बेसिकली ऑनलाइन कोचिंग, पेन ड्राइव कोचिंग, उसका बहुत ज्यादा क्रेज अभी बढ़ गया है। तो हम्म। ओके। पेन ड्राइव का सीन आई थिंक प्री कोविड भी वहाँ लक्ष्मी नगर में चलता था, लेकिन अभी कोविड के बाद से ज़्यादा वो पॉपुलर हो गया, लोग वहाँ घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, तो फिर क्यों ही जाना वहाँ पे रहना। वही करेक्ट। एक होता है कि एक आपको एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट मिल जाता है, लेकिन एक कोचिंग पीरियड के दौरान ठीक है, उसके बाद आप कैसे भी घर पे भी रह के कर सकते हैं तैयारी। अच्छा, तो हम्म फिर आगे जाके कुछ प्लान है, मतलब कोचिंग में जाने का या फिर अपना प्राइवेट ऑफिस बनाने का, किस तरीके से आगे 5 इयर्स की प्लानिंग कुछ दिमाग में हल्का फुल्का जो हो बताओ। अभी 5 इयर्स की एज सच प्लानिंग तो नहीं है, बट कोचिंग में जाने का भी अभी इतना नहीं सोचा है मैंने कि कोचिंग में जाना है। आई लव टू टीच, बट ऐसा कोचिंग स्पेस में भी एंटर करने का नहीं सोचा है। एक हम्म। प्राइवेट ऑफिस का है कि अपनी प्रैक्टिस एक ओपन कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। देखते हैं, चल रही है उसके लिए भी थोड़ी हम्म। सही है, अभी मेहनत। आप एक्सपीरियंस लीजिए अच्छे से, और मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप ऑफिस खोलिए जल्दी से। आज अमन जैन जी से बहुत सारे सवाल किए हम लोगों ने सीए के ऊपर, और थैंक यू अमन, आपने अपना समय निकाला। आप बिजी रहते हो आई नो, और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि सीए की लाइफ कैसी होती है, एज अ सीए हम किस तरीके से दूसरे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सिनेरियो रहता है वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, और अमन को हम वापस भी लेके आ जाएंगे अगर आपको कुछ ऐसे डाउट्स रहेंगे। थैंक यू सो मच अमन। बिल्कुल, एनी टाइम फॉर यू भाई। थैंक यू सो मच भाई।